हेलो बडीज़। तो सॉरी थोड़े सांस चढ़े हुए हैं। ओके तो अभी क्या टाइम हो रहा है? गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एक्सॉन कैसा दिखता है, एक्सॉन कह लो या न्यूरॉन कह लो। और हमने डिफरेंट टाइप्स के क्या देखे थे? न्यूरॉन्स देखे थे, उसके अलग अलग बेसिस देखे थे कि एफरेंट है आने वाला, ईफरेंट है ले जाने वाला, फिर मिक्स्ड हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, बाइपोलर है, यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है। और फिर उसके बाद हमने करा था कि माइलिन शीट है या नहीं है, तो माइलिनेटेड हुआ या नॉन माइलिनेटेड हुआ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? हम अभी पढ़ेंगे क्या? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, ओके सो लेट अस स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इट इज़ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, चलो जी। सो अभी हम पहले तो यही चीज़ देख लेते हैं कि इम्पल्स क्या होता है ना। ये जो एक नया टर्म आप बच्चों के लिए आया है, या यूँ कहो कि मेरे फ्रेंड्स के लिए आया है ठीक है, ये नया टर्म एक्चुअली हमारा क्या है? इम्पल्स। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि इम्पल्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है? अभी मैं एक लाइन बोलूँगी, वो तुम्हें टिपिकल लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। चलो देखो, लाइन क्या है कि इट इज़ द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन दैट इज़ ट्रेवलिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सॉन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। उससे पहले हम ना एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो मैंने यहाँ पर एक वर्ड सबसे पहले ही इस्तेमाल किया, दैट इज़ द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? ठीक है, तो उससे रिलेटेड ना हमको टोटल 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टर्म हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ व्हाट? पोलराइजेशन। ये डी नहीं है, ये ओ है। ठीक है, तो पोलराइजेशन एक टर्म ये होता है, या सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पोलराइज्ड स्टेट। जो सेकंड हमारे पास यहाँ पर आएगा डीपोलराइज्ड स्टेट, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा रीपोलराइज्ड। ठीक है, और एक हमारे पास आएगा क्या? हाइपर पोलराइज्ड, या यूँ कहो हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, फाइन। तो ये हमारे पास क्या है? कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी है कि हर एक टर्म का क्या मतलब है। तो देखो, पोलराइज स्टेट का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज, कि अभी मेम्ब्रेन कैसी है? रेस्ट पे है। मेम्ब्रेन के रेस्ट पे रहने का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन के रेस्ट पे रहने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो न्यूरॉन है ना, वो कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो भी बिल्कुल रेस्ट पर प्रेजेंट है। रेस्ट पर कहने का मतलब क्या है कि मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इस पर कोई भी स्टिमुलस नहीं लगाया है। आई होप कि आपको स्टिमुलस का मतलब पता होगा। ठीक है, स्टिमुलस मीन्स दैट कि सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे टच किया, सो दैट इज़ द स्टिमुलस फॉर पर्टिकुलर रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, तो उसमें अभी आपको ध्यान रखना है कि रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या होता है कि अभी हमने कोई स्टिमुलस नहीं लगाया हुआ है। सेकेंड हमारे पास आता है डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब क्या है कि अब जो हमारा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, वो एक्टिव हो चुका है। मींस दैट कि अब मैंने उसके एक पर्टिकुलर साइट पर स्टिमुलस लगा दिया है, और वो स्टिमुलस क्या है? अब हमारा ट्रैवल कर रहा है। सो डीपोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? डीपोलराइज्ड स्टेट का मतलब होता है क्या? कि ये एक एक्टिव स्टेट है। मींस दैट कि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है? स्टिमुलस लगा दिया है, और ये जो स्टिमुलस है वो अब हमारा ऐसे करके क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आएगा रीपोलराइज्ड। रीपोलराइज्ड का मतलब क्या है? कि वापस से रेस्ट पे चला गया। मतलब क्या कि जैसे मान लो जो हमारा ये पर्टिकुलर मैंने यही पार्ट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, तो फिर से ये वाली जो स्टेट है वो वापस से कैसे आ गई? ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वापस से रेस्ट में आ गया, तो ये हो गया रीपोलराइज्ड। नाम से पता लगा ना, पोलराइज्ड और फिर रीपोलराइज्ड, वापस से पोलराइज हो गया। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, हाइपर का मतलब ज़्यादा, पोलराइजेशन का मतलब कि ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया। क्या मतलब होगा इसका? कि हद से ज़्यादा हमारी जो न्यूरॉन है उसने क्या मार लिया है? रेस्ट कर लिया। तो रेस्ट काफ़ी ज़्यादा कर लिया उसने।
तो इस टर्म का मतलब होता है हमारा, तो चारों चीज़ें तो पहले आपको एक मेम्ब्रेन से रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है, कि पोलराइज स्टेट का क्या मतलब होता है, डीपोलराइज स्टेट का क्या मतलब होता है, रीपोलराइज का क्या मतलब होता है, और हाइपर पोलराइज का क्या मतलब होता है। पोलराइजेशन का मैं एक बार रिपीट करती हूँ। पोलराइजेशन का मतलब होता है रेस्ट, कि मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट पे है, न्यूरॉन रेस्ट पे है। डीपोलराइजेशन जो है वो हमारा एक्टिव स्टेट में है, मीन्स दैट कि हमने यहाँ से कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करवाया और वैसे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। रीपोलराइज का मतलब है रेस्ट पे वापस से रेस्ट पे आ गया है। हाइपर पोलराइज का मतलब क्या है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसका जो पोलराइजेशन वाला स्टेट है वो थोड़ा लंबे टाइम तक एक्सटेंड हो गया है। तो अब शायद आपको इम्पल्स की डेफिनेशन समझ में आए। ओके, मैं कलर से पेन से लिखती हूँ, ठीक है, लेकिन सी आपको विजिबल रहता है या नहीं रहता है। तो इम्पल्स की अभी हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, हाँ दिख रहा है, चलो। तो इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, सो इट इज़ द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, दैट इज़ ट्रैवलिंग along the length of axon in response to stimulus। स्टिमुलस लिखा है तो सिंगल का बात हो रहा है, स्टिमुलाई लिखा है तो एक से ज़्यादा स्टिमुलस का बात हो रहा है, ठीक है। सो इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, सो इम्पल्स इज एक्चुअली द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, मीन्स दैट कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो एक्टिव हो चुकी है। सो इट इज़ अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन दैट इज़ ट्रैवलिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, ठीक है। सपोज मान लो मैंने एक एक्सॉन बनाया, या फिर अगर मैं यहाँ पर भी कोई एक एक्सॉन बना दूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे कहीं स्टिमुलस लगाया, ठीक है, या फिर डेंड्राइट्स ने हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल है जो ऊपर से रिसीव किया और फिर वो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाएगा ना। तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सॉन हमारा जो ट्रैवल करता है इन रिस्पॉन्स टू एनी पर्टिकुलर स्टिमुलाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, एक और बात यह है कि जो सोडियम आयंस हमारे होते हैं, सोडियम आयंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम आयंस की बात कर रहे हैं। सोडियम आयंस हमारे कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ECF, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और जो पोटेशियम आयंस है वो कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगेन इस बात पर ध्यान देना या गौर फरमाना कि मैंने इंट्रा बोला है, मैंने इंटर नहीं बोला। आधे से ज़्यादा बच्चे तो इंटर और इंट्रा में बेचारे उलझ के रह जाते हैं। इंटर का मतलब होता है कि नहीं दो चीज़ों के बीच की बात चल रही है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, दो पेन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बीच में क्या रख दिया है, एक स्केच रख दिया। तो अगर मैं स्केच की बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन दीज टू पेन्स। मतलब क्या है इसका कि ये इन दोनों के इंटर वाली पोजीशन में लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पेन के अंदर जो रिफिल प्रेजेंट है, सो दैट इज़ इंट्रा, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इंट्रा है। आई होप सो अब आपको याद रहेगा कि इंटर और इंट्रा क्या होता है, ठीक है। सो इट इज़ इंटर, और जिसके अंदर रिफिल थी दैट वाज इंट्रा। चलो जी, और बहुत बढ़िया। मेरे अब ये ना बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपका जनरेशन या जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें बताने के लिए जाहिर सी बात है मैंने कुछ MBBS के दौरान पढ़ी हैं अपनी चीज़ें, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरा आज वाइवा था तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी, तो उसमें ये चैप्टर था, यूनिट थी ये पूरी। अभी तो तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, आगे जाके MBBS में आओगे तो पूरी यूनिट आएगी, तब तुम्हें नज़र आएंगे ना असली कि हाँ ये होता है ना चैप्टर तो ठीक है। तो थोड़ी उस लेवल की मैं बताऊंगी बात है, जस्ट दैट कि इसीलिए कि तुम्हें समझ में आ जाए। उनको रटना नहीं है, उनको याद नहीं करना है, याद नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और तुम्हें अगर अपने सिलेबस की भी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो उनसे भी खौफ मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग ना डरते हो बहुत हो यार, पता नहीं क्यों डरते हो। वैसे मैं भी बहुत डरती थी, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ मैं भी डरा करती थी कभी, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना इस चैप्टर का ना डर बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी चैप्टर का डालने का कोशिश की, बिकॉज यार मतलब फ्रैंक लैंग्वेज में तो तुम्हें टट्टू चैप्टर लगेगा MBBS में क्वेश्चन के बाद, बाय गॉड कसम से, ठीक है। तो अभी बस इतू सब फालतू दिमाग चला लेना, ठीक है। हाय मत लगाना प्लीज़ मेरे को हमारे सर ऐसे बोलते थे कि प्लीज़ मेरे को हाय मत लगाना, तो तुम भी मत लगाना, ठीक है। जब अच्छे दोस्त हैं ना तो हाय नहीं लगाते दोस्तों को। चलो एनीवेज, तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमने यहाँ पर इतनी सारी स्टेट्स पढ़ी, ठीक है, पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि पोलराइज्ड स्टेट में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, पोलराइज्ड स्टेट।
सो पोलराइज्ड स्टेट में अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कौन सी स्टेट है या इसके अंदर क्या है। सो देखो, हाँ, तो रेस्टिंग स्टेज है सबसे पहली बात। कैसी स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेज में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो अभी ना मैं एक न्यूरॉन नहीं बना रही हूँ, अभी मैं एक ना जस्ट एक जनरल सी सेल बना रही हूँ। सपोज ये मैंने एक ना एक सेल बना ली। अब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप बोलोगे भाई दोस्त या दीदी या मैडम, जो भी तुम्हें सूट लगे, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइटोप्लाज्म होता है और बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको मेन यहाँ पर याद रखनी होती है वो होते हैं हमारे क्या? प्रोटीन्स। एक काम करते हैं, आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, तीनों स्टेजेस में क्या होता है। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं तो वैसे भी चुल मचने लग जाते हैं ना, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है, मेरे को भी मस्ती है, जाहिर सी बात है, ठीक है तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड एज ऑलवेज, ठीक है, डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी रिलैक्स्ड। स्ट्रेस नहीं लेने का, स्ट्रेस सिर्फ काम को बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है, घटाने के लिए नहीं। तो समझो इस बात को, समझाओ इस बात को, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।